चलो बेटा, बेटा चैप्टर हमारा सेकंड है पॉलिटी के अंदर, दैट इज फेडरलिज्म। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा। मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट टू चैप्टर्स जो हैं हमारे पॉलिटी में बहुत इजी हैं, और फिर उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं ना बेटा वो थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, थोड़े से हार्ड है। ये चैप्टर तो इजी है, ये चैप्टर आसान है हमारे पास में। ठीक है, जल्दी आओ भाई, चैप्टर शुरू हो रहा है। अबे तो ये तो बंद करके जा गेट, चल रहने दे, मैं कर दूंगा। फेडरलिज्म, ठीक है। हाँ तो आज और पढ़ ले बेटा। मतलब क्या है फेडरलिज्म का? फेडरलिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो बेटा जब भी हम पावर को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड इस तरीके से करें कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हमें पावर को शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें पावर शेयरिंग एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया। अब जब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फेडरलिज्म। सर डिफरेंट डिफरेंट लेवल मतलब क्या? जैसे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें सेंटर, स्टेट एंड लोकल में, यानी सेंटर, स्टेट और लोकल में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फेडरलिज्म बोलते हैं। अब बेटा ऐसा नहीं कि हर देश जो है ना बेटा इसको फॉलो करता है, इस चीज को फॉलो करता है। हर देश का अपना खुद का नियम है, हर खुद का अपना फेडरलिज्म को अडॉप्ट करने का तरीका है, ठीक है। कई देश हैं जो कि फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं, और कई देश हैं बेटा जो फेडरलिज्म को अडॉप्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप बनाया गया है, और यहाँ पे जो वर्ल्ड मैप है इसमें जो भी रेड कलर के हमारे पास में देश को मार्क किया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं फेडरलिज्म अपनाया जाता है। तो आप देख सकते हो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। दैट मीन्स ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो है वो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड मिलेगी। ये इन दोनों में है बेटा। कुछ नाइजीरिया में है बेटा, देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया, चाइना में नहीं है ऐसा, ठीक है। ब्राजील, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इवन द कनाडा, ये सारी जगह हमें देखने को मिलेगी जहां पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। मतलब जैसे ही मैं इनको बता रहा हूं आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दो या तीन गवर्नमेंट के बीच में क्या होगी? पावर डिवाइड होगी, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? तो यानी कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका फेडरलिज्म का मतलब ये होता है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां हम गवर्नमेंट का सिस्टम बना रहे हैं, इन विच पावर को हम डिवाइड करेंगे सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री के अंदर। मतलब एक तो हमारे पास में एक तो सेंट्रल अथॉरिटी होगी, और कहीं ना कहीं एक हमारे छोटी मोटी यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होगी कंट्री के अंदर, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर और छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर। जैसे हमारी कंट्री के अंदर हमने सेंट्रल अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट बना रखी है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में हमारी छोटी छोटी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बनी हुई है, वो है स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी स्टेट्स है उनकी खुद की एक इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से हम पावर को डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है किस तरीके से पावर डिवाइड होती है, कि एक तो बेटा ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री के लिए, एंटायर कंट्री के लिए वो गवर्नमेंट है, और वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास में कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने के लिए। सर ये चीज को थोड़ा समझाना आप, मैं समझाऊंगा बेटा। और कुछ सेकंड हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट है जो कि कहीं ना कहीं लेवल ऑफ प्रोविंस या फिर स्टेट, बेटा स्टेट्स को प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है। कई जगह पे स्टेट ना बोल के उसको प्रोविंस बोला जाता है, ठीक है। तो सेकंड गवर्नमेंट जो है हमारे पास में वो स्टेट लेवल की है, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का देखने का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं यहां से हमें ये चीज देखने को मिली, बेटा पढ़ लो, दोनों के दोनों पढ़ लो। यहां पे देखने को ये चीज मिलती है हमारे पास में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे पास में वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम बन करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट की बात करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में?
परफेक्ट। यानी कहने का मतलब यहां पर ये हो चुका है हमारे पास में कि हमारे पास में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहां पे कुछ ना कुछ काम हमारे पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। बेटा यहां पे लिखा हुआ है फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो बेटा अगर मैं आपको मैं बोलूं कि है ना, मैं यहाँ पे एक नाम ले रहा हूं और आप खुद अपने सोच के बताना कि वो किसका पार्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होंगे या वो स्टेट गवर्नमेंट के काम होंगे। जैसे मैं आपको बोलूं डिफेंस करना कंट्री का, तो वो किसका काम होगा? डिफेंस करना कंट्री का वो किसका काम होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का? सेंटर का काम होगा, बिकॉज पूरे देश की रक्षा करना सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉमन नेशनल इंटरेस्ट में करता है। डिफेंस एक ऐसा टॉपिक है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। आप खुद सोचो, अगर स्टेट गवर्नमेंट की चलने लग जाए, स्टेट गवर्नमेंट की डिफेंस में चल जाए, वो तो बोले हमें तो बॉर्डर से कोई दिक्कत ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, राजस्थान के बोले अरे राजस्थान का बॉर्डर है कोई दिक्कत ही नहीं है, हटा दो वहां से फौजियों को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कल को ये बोल सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं डिफेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर्स हैं टू मेक लॉज। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कानून बनाती है, डिसीजन लेती है डिफेंस का। यानी जितने भी डिफेंस का काम होगा वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मैं आपको बोलूं करेंसी प्रिंटिंग की, वहां नहीं लगेगा, 4 दिन यहां लगेगा। डिफेंस, अब मैं आपको बोलूं करेंसी प्रिंटिंग का काम किसके पास में होगा? करेंसी प्रिंटिंग मनी मैनेजमेंट वाला काम किसके पास होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा? मनी प्रिंटिंग एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सेंटर। अब खुद सोचो ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास में अधिकार आ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी खुद की करेंसी छाप देगी, आपकी खुद की करेंसी छाप देगी ना। आप समझ रहे हो लॉजिक? तो करेंसी जो है बेटा वो हमारे पास में किसका टॉपिक होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक होता है। कोई प्रॉब्लम है बेटा अपन को? कोई परेशानी है? अब आते बेटा आगे। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं फॉरेन में जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं, मीटिंग करते हैं और उनसे एग्रीमेंट करते हैं, जैसे हमारे जयशंकर साहब हैं, वो जाते रहते हैं और बोलते हैं कि फलाना चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपन इतने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ से हम क्रूड ऑयल बाय करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है या हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट का? स्टेट का रखेंगे क्या? तो स्टेट गवर्नमेंट का रखेंगे तो भैया स्टेट के सारे सारे जाएंगे लोग वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम बोलेंगे हम तो गुजरात के हैं, हमें तो तेल आप इतने भाव का लगाओ, बाकी देश को कुछ भी करो ना बेटा। जितने भी फॉरेन एग्रीमेंट होंगे वो सारे सारे नेशनल होंगे, और क्योंकि नेशनल के लिए होंगे तो इसलिए बेटा क्या होंगे वो हमारे पास में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। अब आ जाओ कम्युनिकेशन में। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ इसलिए। कम्युनिकेशन किसका पार्ट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का? भाई तुम लोगों से मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तुम बातें करते तो पूरी क्लास में। सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं अगर आपसे पूछूं कम्युनिकेशन किसका पार्ट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का? कम्युनिकेशन मतलब जो आप फोन वोन करते हो, स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है गुजरात वाले लोग बोलेंगे हम तो राजस्थान वाले को मोबाइल मिलने ही नहीं देंगे। लॉजिक समझो, किसका होगा? सेंटर का होगा। किसका होगा? सेंटर का होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन रुकना नहीं चाहिए बेटा। कम्युनिकेशन रुक गया आप चाहो तो आप बोलो कि भैया नहीं हम तो बिहार फोन लगा रहे हैं, बिहार फोन लग ही नहीं रहा आपका, क्यों? बिहार गवर्नमेंट ने मना कर दिया, राजस्थान का नहीं सुनेंगे हम। ठीक है, कम्युनिकेशन किसका पार्ट होगा? बैंकिंग लॉज किसका पार्ट होगा? सेंटर का पार्ट होगा। बैंकिंग लॉज किसका पार्ट होगा? सेंटिंग। आप कहीं पे भी देश में बैठे कहीं पे भी पैसा भेज सकते हो बेटा। सपोज करो आप पेमेंट भेज रहे हो और स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, वो बोले हम तो राजस्थान के पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आया आपको? तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्रीज, ये सारे के सारे किसके? कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। और क्योंकि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि क्या कर सकती है इसके ऊपर, बना सकती है, क्या कर सकती है इसके ऊपर, कानून बना सकती है। इसके पास अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं पुलिस। पुलिस किसका अधिकार में आनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के? पुलिस किसके अधिकार में आनी चाहिए? पुलिस किसके अधिकार में आनी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट। किसके अधिकार में आनी चाहिए बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। सर क्यों स्टेट गवर्नमेंट?
क्योंकि पुलिस क्या करती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट करती है। यहाँ से गाड़ी नहीं निकलनी चाहिए, यहाँ से मंत्री जी की गाड़ी निकलेगी तो वहाँ पे बैरिकेडिंग करेंगी, कोई वीआईपी आएगा तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन करेगी। जैसे राजस्थान पुलिस, अच्छा आप लोगों ने कितने, आपने देखा होगा कोई साउथ की मूवी देखी होगी या फिर आपने कोई मूवी देखी होगी तो आपको दिखता होगा जो वेस्ट बंगाल अगर आप गए हो तो वेस्ट बंगाल में वहाँ पुलिस की ड्रेस जो होती है वो वाइट कलर की होती है, जो अपने ट्रैफिक वाले की होती है। बाकी हर जगह बेटा खाकी कलर की ड्रेस चलती है, आपको पता ही होगा, पर वहां पे नॉर्मल पुलिस वाला खाकी ड्रेस नहीं पहनता, व्हाइट कलर की ड्रेस पहनता है। क्यों? क्योंकि स्टेट स्टेट का सब्जेक्ट किसका होता है, मतलब पुलिस का सब्जेक्ट किस पे आता है, स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी है वहां पे कानून बनाने की, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है तो दोनों के लिए बहुत कॉमन है, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों के लिए बहुत कॉमन है, जो दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, दोनों अपने अपने इंपॉर्टेंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखोगे कि आपके पास दो बोर्ड्स हैं, एक है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कॉमन बना रखा है, और एक है राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड मतलब जो केवल राजस्थान के एरिया के लिए ही बोर्ड है। ऐसे मध्य प्रदेश बोर्ड है, ऐसे यूपी बोर्ड है, ऐसे ही हमारा नोएडा बोर्ड है, ऐसे ही हमारे पास में गुजरात बोर्ड है। बेटा वो इंटरनेशनल बोर्ड है, ठीक है। सुन माया लॉजिक। तो एजुकेशन जैसा टॉपिक हो गया, वहां पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स मैटर है जहां पर दोनों क्या करते हैं बेटा, कानून बनाते हैं, और दोनों के कानून जो होते हैं वो अपने अपने होते हैं। अब जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं, वो सेंटर बोर्ड जो है पूरे कंट्री के अंदर एग्जामिनेशन होता है 10th एंड 12th का। जो भी स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है वो एग्जाम सीबीएसई के पैटर्न में देते हैं। जो सीबीएसई से एफिलेटेड नहीं है वो राजस्थान बोर्ड से, अगर राजस्थान बोर्ड का पढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश बोर्ड अपना खुद का टाइम टेबल सिलेबस बनाएगा, बुक्स बनाएगा, राजस्थान अपनी खुद की बुक्स बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा। समझ में आया आपको? तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट मैथड है जहां पे दोनों इंपॉर्टेंस है। जैसे हेल्थ, बताओ हेल्थ किस में आएगा, दोनों में आएगा, क्योंकि नेशन वाइज भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाइज भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी खुद की स्कीम चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है हेल्थ के अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर स्टेट के कुछ हमारे पास में क्या है, हॉस्पिटल है, जैसे एसएमएस हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, दैट इज प्योरली फंडेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, उसमें सेंटर का रोल नहीं है। पर सेंटर का एम्स है, एम्स हॉस्पिटल पूरे देश में जगह जगह पे एम्स खुला हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कुछ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ अब हेल्थ ऐसी चीज है जैसे एजुकेशन हेल्थ जो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंस है, स्टेट पे भी इंपॉर्टेंस है। तो उनके लिए हम दोनों ही कानून बना सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है बेटा हमारे पास में? परफेक्ट। चलो समझ में आया आपको? अब एक ऐसी स्टोरी समझाने के लिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले, तो बच्चों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज करो बेटा ये हमारे पास में राजस्थान का इलाका है, ठीक है ना, यहाँ से राजस्थान कट गया, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। आपको पता है राजस्थान के बाद में यहाँ पे गुजरात आता है, ठीक है ना। चलो ये गुजरात है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पुलिस जो होती है बेटा वो स्टेट सब्जेक्ट होती है, पुलिस क्या होती है बेटा, स्टेट सब्जेक्ट होती है। और जितने भी आप देखोगे, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आमतौर पे ये चीजें जो होते हैं वे इग्नोर कर देते हैं बच्चे, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ये चीज को समझ सको उतना बेटर है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई क्रिमिनल होता है ना बेटा, आप देखोगे वो जनरली बॉर्डर के पास ही रहते हैं, बॉर्डर के पास गांव में रहते हैं। क्रिमिनल्स लोग जो होते हैं, मैं यहाँ पे क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मान लो हिस्ट्री शीटर वगैरह हो गया, गुंडे हो गए, वो सब क्या होता है हमारे पास, शूटर मान लो, हिस्ट्री शीटर वही होता है। तो वो सारे के सारे जो होते हैं हमारे क्या रहते हैं बेटा, वो यही क्रिमिनल्स होते हैं, वो बॉर्डर के पास रहते हैं। क्यों? लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है कि कभी पुलिस पकड़ने आएगी, और उनके खबरी पुलिस में भी होते हैं, पता चल गया कि पुलिस पकड़ने आ रही है, तुरंत वो क्या करेंगे, राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? रीजन है कि राजस्थान में पुलिस उनको पकड़ने आ रही है, गुजरात में पुलिस गुजरात पुलिस की होगी। तो अगर राजस्थान पुलिस को गुजरात में उस क्रिमिनल को पकड़ना है ना, तो राजस्थान से वो गुजरात के हेड ऑफिस पे उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, लेटर भेजना पड़ेगा।
वहां के कमिश्नर जो है वो अथॉरिटी देंगे कि हाँ आप हमारे स्टेट में आके क्या कर सकते हो, क्रिमिनलों को पकड़ सकते हो। तो जाके बेटा ये जब लेटर वापस जाएगा तब जाके यहाँ से पुलिस जो है गुजरात जाकर उसको पकड़ सकती है, अदरवाइज नहीं पकड़ सकते। पहुंच जाएगा, बिल्कुल। समझ में आया? कोई दिक्कत है बेटा? पर वही डिफेंस है, वही डिफेंस है जो कि नेशनल सब्जेक्ट का पार्ट है। किसी को कुछ बताना नहीं है, अगर कोई सेना की टुकड़ी यहां पे है तो गुजरात जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है, कहीं पे भी जा सकती है, कहीं से भी आतंकवादियों को या मुजरिम को पकड़ सकती है। आर्मी का कोई रोल तो है, आर्मी के कोई बंदिशें नहीं है, वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है और कहीं पे भी जाके पकड़ सकती है विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन टू एनी डिपार्टमेंट। बस अपने कर्नल साहब को रिपोर्टिंग करेंगे, कर्नल का ऑर्डर आ जाएगा तो मानना पड़ेगा, ठीक है। बस समझ में आया लॉजिक? समझ में आया आपको? कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं आपको बता दिया कि इस तरीके से होता चीज है, ठीक है। इसी पे टाइम लग गया बेटा। ये बेसिकली हमें एक वर्ल्ड मैप दे रखा है, जहां जहां पे रेड मार्क है वहां वहां फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स को अपनाया जाता है, वहां पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। ये बताना चाह रहा है ये मैप। आप देख सकते हो इंडिया एंड पाकिस्तान हमारे पास फेडरल सिस्टम में है, वहीं अफगानिस्तान जिस पे अभी तालिबान ने कब्जा मार रखा है वहां फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। चाइना में भी कहीं पे फेडरल सिस्टम नहीं है। रशिया में फेडरल सिस्टम है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पे। इवन यूएसए में भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है। ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे सारे हमारे पास में एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बेटा है ना, इंडिया के बगल में कुत्ते की शेप का दिख नहीं रहा क्या? देखो, अरे एक्चुअल में कुत्ते की शेप का है। तुम्हें यकीन नहीं है, मैं दिखाऊं? है सच में? अरे यार तुम लोग देखते हैं, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है, पाकिस्तान का जो मैप है वो ऑलरेडी डॉग की शेप का ही है भाई। यूट्यूब नहीं खोला, यूट्यूब तो खुला हुआ था, तुम्हें ही सिखाया था वो फिलोफितीन वाला। अरे दिखेगा आपको, अरे दिखेगा तुम लोगों को, जो मैंने अरे पूरी पूरी इमेज नहीं आई, ये है पूरी इमेज। एग्जैक्ट मैच कर रहा है यार, कर रहा है ना एग्जैक्ट मैच। चलो चलो भैया, जोक को थोड़ा छोड़ते हैं। आजा बेटा, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म की बात करते हैं। मतलब जहां जहां फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, जहां जहां फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वहां पर हमारे पास में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, उनकी बात करते हैं अपन। तो देखो बेटा, जहां जहां हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो वहां पे मिनिमम दो से ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, लेवल ऑफ यानी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगे। हमें लेवल्स या टायर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगे, मतलब हमें वो सेटअप मिलेगा जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मिलेगी। अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं मिली तो कम से कम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो मिलेगी मिलेगी। यानी कि दो टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेंटेन होंगे वहां पे। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है फीचर में? कोई प्रॉब्लम है भाई? ठीक है। अब आते हैं बेटा हमारे पास में सेकंड सेकंड है बेटा कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका खुद का जुरिडिक्शन होता है। अब बेटा जुरिडिक्शन का मतलब समझाने के लिए मैं दोबारा से आपको इसी मैप पे लेके जाऊंगा और यहाँ जुरिडिक्शन समझाता हूं मैं आपको। आराम से प्यार से समझना, दो तीन चीजें यहाँ पे जुरिडिक्शन की समझाऊंगा, काम आएगी आपके, ठीक है। देखो जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि जहां पे किसी पर्सन की पावर है एक्ट करने के लिए, उसको उसका जुरिडिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ राजस्थान पुलिस की पावर केवल राजस्थान बॉर्डर तक थी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राजस्थान पुलिस की पावर का जुरिडिक्शन केवल राजस्थान एरिया ही है। यहां तक ही ये पावर में है, इसके बाद में इनकी पावर लेस हो जाती है। इनको पावर नहीं है कि वहां जाके किसी और स्टेट में जाकर ये कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके विदाउट प्रायर अप्रूवल, ठीक है। ऐसी मैं आपको एक कहानी को बताता हूं बेटा। सपोज करो बेटा, मांगे चलते भाई का फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, भाई का फोन यहां से चोरी हो गया। मान के चल लो ना, मान में क्या है, लगा हुआ है चोरी पे, चोरी हो गया। अब जब चोरी हुआ वो यहां पे हुआ, यानी कि जो क्राइम हुआ वो इस जगह पे हुआ, ठीक है। अब यहां पे ये जा रहा है, रहता कहां पे, तो 4 नंबर।
हसनपुरा। तो हसनपुरा रहता है, तो अगर ये हसनपुरा में जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएगा तो वहां पे पुलिस थाने वाले बोलेंगे भाई साहब गलत जगह आ गए हो, ये हमारा जुडिडिक्शन नहीं है। मैं बताता हूँ, थाने का भी अपना अपना जुडिडिक्शन होता है, जिस थाने से आया है ना उसका जुडिक्शन होता है। तो वो यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भैया आप गलत जगह आ गए हो, जहां पे क्राइम हुआ है, जिस जगह क्राइम हुआ है वहां के पुलिस स्टेशन पे जाओ। और ये वाला इलाका कहाँ पड़ता है बेटा, हमारे श्यामनगर थाने में। तो ये श्यामनगर थाने में जाएगा तभी जाके बेटा क्या होगा बेटा, श्यामनगर में एफआईआर लिखी जाएगी और इसके मोबाइल की एफआईआर को लिखकर ढूंढना जाएगा। है ये रन्नीमार नगर में। वहीं अगर ये संजीवनी क्रॉस जा रहा था, संजीवनी क्रॉस होके कोई इसका मोबाइल छीन के भाग गया, अब संजीवनी क्रॉस कर गया तो संजीवनी क्रॉस करके जो थाना पड़ता है वो महेश नगर थाना पड़ता है, तो उसको फिर महेश नगर रिपोर्ट करानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है हर एक पावर में जो पर्सन होते हैं उनका अपना खुद का जुडिक्शन होता है, उनके पास में बस उसी एरिया की ही पावर होती है, उसके आगे उनकी पावर लेस हो जाती है, पावर लेस हो जाते हैं, वो पर्सन कोई भी पावरफुल नहीं होते हैं। और वही चीज मैंने आपको बता दिया कि जो डिफरेंट डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट है, इनकी खुद की अपनी जुडिक्शन होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस वगैरह, वहां पे वो रूल बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के खुद के अपने रूल्स बन सकते हैं, कई जगह पे दोनों के रूल्स बन सकते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के अंदर रूल बनाना शुरू कर दे, पुलिस की भी इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म क्या होगी क्या नहीं होगी वो सब टाइमिंग वाइमिंग सेट करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। खुद के एरिया हैं जहां पे इनको क्या करना है, अपना काम करना है, कोई एक दूसरे के काम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ जुडिशन के अंदर, द एरिया ओवर विच जाओ समवन हैज लीगल अथॉरिटी, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे किसी के पास में कुछ लीगल अथॉरिटी है। द एरिया में बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर मैटर में बोलने की सब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया, उस पर अथॉरिटी होती है। कोई दिक्कत है बेटा? चलो सर, ये डिफरेंट डिफरेंट पावर होगी अपने खुद के जुडिशन में। लॉ बनाने के लिए, लॉ बनाने को लेजिस्लेशन बोलते हैं, टैक्सेशन मैटर पे एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर पे। ठीक है, ये खुद के अपने एरिया होते हैं जहां पर ये लॉ बना सकते हैं। थर्ड हमारे पास फीचर, बेटा तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करो, तो तू आगे आ जा और तू आगे बैठ। ठीक है, अब आ जाओ। द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। अब बेटा ये जो पावर वगैरह है ये कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि कल को ये बोल सकते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, बता दिखा सबूत कहाँ है कि ये पावर मेरे पास में नहीं है तेरे पास में, बता सबूत बता। तो बेटा ये पावर भी जो होती है ना हमारे पास में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास में लिस्ट लिखी हुई है कि ये आइटम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या किए जाएंगे, इस पे कानून बनाए जाएंगे। ये आइटम पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, कानून बनाएगी, और ये वही कानून के अंदर दोनों के पास पावर है कानून बनाने की। वो साफ साफ कहाँ लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का सबसे बड़ा कानून है, इससे ऊपर कोई कानून है ही नहीं। अरे बेटा हमारी कंट्री में बोल रहा हूं, हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री का कानून पूरे वर्ल्ड पे लागू कैसे हो सकता है? ठीक है, अब बेटा बच्चों देखो, अगर चेंजेस होते हैं, द चेंजेस इन फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी बेटा। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज चेंज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। तो कल को बेटा दिमाग खराब हो जाए मोदी साहब का, बोले अरे ऐसे कैसे, स्टेट पुलिस वाले मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में होने चाहिए, मैं कानून बनाऊंगा, मैं कानून बनाऊंगा। तो कानून जब तक नहीं बना सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस का इसका काम है भैया, स्टेट सब्जेक्ट का है, और नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के। पर नरेंद्र मोदी वांट टू चेंज दी पुलिस ड्रेस, पसंद नहीं आती उनको, चेंज करनी है। तो अब क्या करेंगे मोदी जी, बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो। पर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे ना वो बहुत आगे की सोच सकते थे, उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है ना, उसकी कुछ फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज करना है, तो आपको कम से कम बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। मतलब समझाता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो कानून पास होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट में भी कानून पास होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी चाहते हैं राजस्थान की ड्रेस जो हो बेबी पिंक हो जाए, पुलिस वाली चाहते हैं वो बेबी पिंक हो जाए, उनको तो गुलाबी होना चाहिए, गुलाबी गुलाबी शहर है, गुलाबी गुलाबी ड्रेस होनी चाहिए।
तो बेटा राजस्थान गवर्नमेंट की भी परमिशन लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पास करा लेंगे क्योंकि उनकी है, पर राजस्थान गवर्नमेंट में भी पास होना चाहिए वो चीज, तभी जाके बेटा कानून पास होगा। ये तो रही मजाक की बात। एक लॉ ऐसा है जहां पर ऐसा हुआ भी था रिसेंट के अंदर, 2017 के अंदर 1 जुलाई को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ पूरे कंट्री के अंदर। आप लोगों को पता नहीं होगा, उससे पहले जीएसटी से पहले वैट लगा करता था, आज भी वैट लगता है पर दो चीजों पे, पेट्रोल और दारू, इस पे वैट लगता है अभी भी, ठीक है। परंतु सारे चीजें जो पहले वैट लगा करते थे उस सब चीजों को हटा के जीएसटी लगाने लग गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है अब, ठीक है। अब भैया जीएसटी एक ऐसा कानून था, एक ऐसा पार्ट था जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में पास कराना था मोदी जी को, क्योंकि भैया अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाना चाहती है ना, क्योंकि टैक्सेशन क्या है, पार्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून तो बनाया, उसके अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी करवाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कराना पड़ा तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ी और स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ी। और पहले हमारे सारी स्टेट रेडी नहीं हुई देने के लिए परमिशन, धीरे धीरे सारी स्टेट गवर्नमेंट रेडी हुई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित कर दिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में स्टेट गवर्नमेंट होना शुरू हुई धीरे धीरे। जो पहली स्टेट जिसने पास किया था दैट वाज हरियाणा, हरियाणा ने पास किया, फिर धीरे धीरे हमारे पास यूपी ने पास किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने पास करना शुरू किया। ऐसे करते करते पूरे देश में पास हो गया, जम्मू कश्मीर रह गया था, फिर लास्ट में जाके जम्मू कश्मीर में पास हुआ, तब जाके पूरे देश के अंदर क्या हुआ बेटा, जीएसटी लागू हुआ। वरना जीएसटी की जब पहली लाइन में पढ़ाया करता था बच्चों को तो बोलता था कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पास नहीं हुआ था, बाद में पास हुआ। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। तो ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, जो चीज है वैसी ही होती है। तो यहां पे हमने पढ़ा कि भैया अगर आपको फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। तो यानी कि अगर मान लो मोदी जी को बेबी पिंक करना है यूनिफॉर्म को, तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास कराना है और साथ में राजस्थान गवर्नमेंट की भी पास कराना पड़ेगा उस कानून को, तब जाके वो इंप्लीमेंट हो सकता है। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? चलो पांचवा इंपॉर्टेंट, इसकी भी एक रियल कहानी समझेंगे। कोर्ट कहीं ना कहीं, जो हमारे कोर्ट बने हुए बेटा, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए। सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, यस बेटा, कुछ ऐसे मैटर है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डायरेक्ट कानून नहीं बना हुआ, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वहां पर कोर्ट जो होता है ना, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब कि उसको पढ़कर वो बोलता है कि यार अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जिंदा आदमी की तरह होता तो ये ऐसे डिसीजन लेता। यस, कई मामलों में ऐसा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा किया है। मैं आपको 2-3 केस बताऊंगा ऐसे, ठीक है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कोर्ट को कहीं ना कहीं पावर डिफरेंट लेवल की वो भी थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखकर इंटरप्रेट करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं रोल हमारा एम्पायर की तरह रोल निभाता है, जहां पर दो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में झगड़ा हो जाए। जब दो झगड़े हो जाते हैं हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट एज अ हीरोइक एंट्री मारता है और दोनों की सुलह करवाता है। तो इसलिए कोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ हम एक कहानी समझते हैं, जैसे कि सपोज करो बेटा, अभी मैंने आपको ये बेबी पिंक वाला किस्सा समझाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया यूनिफॉर्म तो हमें यूसीसी कोड लेके आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ठीक है। तो उसके तहत हम पुलिस वालों की ड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं, और पुलिस वालों की ड्रेस जो होगी वो बेबी पिंक होगी। पूरे कंट्री में ऐलान कर दिया। क्या जी सर? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, पर मुझे खुद बताओ, कैमा फौज ही सही होती है? क्योंकि कैमा फौज जो होती है ना बेटा, छुप सकते हैं ना, तो जब आर्मी की बात आती है ना बेटा, चीजें बहुत सीरियस हो जाती है। आ जाओ, दूसरी चीज आते हैं हमारे पास में कि भैया चाहते हैं मोदी जी पुलिस वालों की ड्रेस को पूरे देश के अंदर बेबी पिंक कर दिया जाए। अब बेबी पिंक कर दिया जाए तो मोदी जी की बात को भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कोई मना नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास करा लाए। स्टेट गवर्नमेंट वाले जो है उनको भी कहीं ना कहीं दबदबा करके पास करवा दिया, दबा दो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अजी भाई साहब क्या कर रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा, एम्पायर बन के देखेगा क्या बेबी पिंक करने के कोई फायदे हैं, क्या बेबी पिंक करने से कुछ बड़ा चीज हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा जो मिरेकल हो जाएगा, नहीं ना। तो भाई साहब ये चीज जो है गलत है कि नहीं है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो इंटरवीन करेगा। सुपर जो हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट होगा वो इंटरवीन होकर यहाँ पे क्या करेगा, चीजों को संभालेगा।
ऐसा ही एक जगह पे होता है बेटा, समझाता हूँ मैं आपको। हालांकि ना कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे पास में नीचे की तरफ बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जिसको हम बोलते हैं बेटा गोदावरी नदी। ठीक है, जो हमारी गोदावरी नदी है ना बेटा, ये दो स्टेट के बीच में जाती है, दो स्टेट के बीच में जाती है। एक तरफ है कर्नाटका, एक तरफ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि ये ऐसी नदी है जो दो स्टेट को कवर करती है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। कर्नाटका में इसका ओरिजिन है, आंध्र प्रदेश में इसका क्या है बेटा, माउथ है। यानी कि बनती कहाँ से नदी, हमारे कर्नाटका से, और बहती हुई आंध्र प्रदेश में जाते हुए फिर हमारे चल जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये इसका माउथ खुल जाता है। अब हुआ क्या, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम यहाँ पे डैम बनाएंगे, पानी रोक लेंगे, डैम बना के पानी रोक लेंगे और इस डैम से हम अपने कर्नाटका के लोगों को क्या करेंगे, पानी देंगे। अब जो ये वाटर, ये रिवर जो वाला पार्ट होता है, ये स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, रिवर स्टेट सब्जेक्ट पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, डैम बनाने की पावर कर्नाटका के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। केरला की गवर्नमेंट ने बोला अरे भैया आप डैम बना दोगे तो इस नदी पे हमारे पास में बेटा पीछे की तरफ जो इस नदी पे डिपेंडेंट लोग जो हमारी स्टेट में है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे किसान जो हैं उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यही नदी से वो सिंचाई करते हैं, उनके परिवार तबाह हो जाएंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट बोलती है हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है, डैम बनाना हमारे अधिकार है, स्टेट सब्जेक्ट की कहानी है, तो भैया हम तो बनाएंगे, तो अपना देखो। भैया ये केरला आंध्र प्रदेश वाले गए कहाँ पे गए बेटा, हमारे पास में चले गए कहाँ पे कि भैया सुप्रीम कोर्ट में, कि भैया कुछ रिहाई दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि भैया नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है, कुछ नहीं बोल सकते, पर क्या ये ह्यूमन जाति के लिए सही है क्या, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे सही है क्या? तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को और बोला कि नहीं, आप डैम बना सकते हो, पर ये आपको वादा करना पड़ेगा कि डैम जो है उसका पानी का फ्लो जो है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अभी 100% जा रहा है तो उसका आधा फ्लो तो आप दोगे, चाहे आपको डैम के गेट खोलने ही पड़े। समझ में आया आपको? तो दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स कि कोर्ट जो होती है वो इंटरवीन करती है मैटर में। अगर मान लो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है तो इस मैटर में कोर्ट इंटरवीन करती है और डिसीजन लेती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, कोई परेशानी है आप लोगों को? चलो भैया, ये सारी चीज जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए कि देश के हिसाब से चलता है, और सारे रियल एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्कूल में तो बताते नहीं है। आ जाओ। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन टू एंश्योर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये भी बिल्कुल सही है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा खर्चा करती है तो पैसा कैसे कमाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहां कहां से हो सकते हैं, क्या क्या रेवेन्यू कर सकती है, वो कैसे कैसे रेवेन्यू कर सकती है, वो दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट का भी खर्चा कैसे चलेगा, तो कहां कहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है वो भी दे रखा है। इसलिए आप देखते हो, आपने सुना भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जयपुर में जो पेट्रोल की प्राइस है वो 104 रुपए, दिल्ली में 98 रुपीज है, गुजरात में 102 रुपए है, हरियाणा में 101 है, यूपी में 100 रुपए समथिंग है। सर पेट्रोल की प्राइस सब जगह सेम क्यों नहीं है? क्योंकि सब की जगह सब स्टेट का अपना अपना टैक्स लगता है उसके ऊपर। अब राजस्थान वाले ज़्यादा टैक्स लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा राजस्थान के अंदर प्राइस ज़्यादा है, दिल्ली वाले टैक्स कम लेते हैं तो वहाँ प्राइस कम है। समझ में आया? और यहाँ ये किसकी पावर, ये टैक्सेशन की पावर कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने बोल रखा है कि टैक्सेशन की पावर जो है हमारी भी है, आपकी भी है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी उस अकॉर्डिंग बेटा प्राइसेस बन जाती है हमारे पास में। कोई दिक्कत है? हाँ 108 भी है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब आते हैं बेटा हमारे पास में सेकंड लास्ट पॉइंट है, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी जहां पे भी फेडरल सिस्टम होते हैं उसके दो ऑब्जेक्टिव है बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमेशा हम सेफगार्ड करेंगे और यूनिटी को प्रमोट करेंगे। हमारी कंट्री में जो यूनिटी है, एकता है, उसको हम प्रमोट करेंगे, हमेशा से हमें एकता बना के रखनी है। और साथ में साथ हमें जो रीजन वाइज डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन रखना है। यानी कि हमें एकता भी बना के रखनी है लोगों की, और सारे के सारे लोग जो हैं, जो विभिन्न विभिन्न लोग हमारे यहाँ रहते हैं, उनके अंदर वो डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करना है, झगड़े ना हो उसको भी मेंटेन करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? लास्ट पॉइंट, एक आइडल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें आपसी ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है बेटा।
और एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट मतलब प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, एक तरीके ऐसी समझाइश होनी चाहिए दोनों के अंदर कि हम साथ मिलकर ही रहेंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, पर हाँ ऐसी समझाइश होगी कि हमें साथ मिलकर ही देश को चलाना है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई आइडियल फेडरल सिस्टम नहीं बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा यहां तक अपन को? तो मैंने आपको भी चैप्टर का बेसिक चीज ही पढ़ाई है और बेसिक का ही मैंने आपको पूरा समझाया है, किस तरीके से फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है ये समझा दिया। अब आते हैं बेटा हमारे पास में फेडरेशन के भी दो टाइप से आता है, आपकी शायद एसएसटी के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन कि फेडरलिज्म के दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ से समझाऊंगा आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि स्टेट जो होती है यहां पे खुद चल के आती है। देखो यहां लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन, खुद चल के आती है। मतलब छोटे छोटे राज्य है, छोटे छोटे राज्य है, वो साथ में मिलके आते हैं और बोलते हैं कि एक नेशन को फॉर्म करते हैं और उस नेशन में फेडरल स्ट्रक्चर होगा। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। स्टेट्स इमेजिन करो हमारे इंडिया में, मैं अभी यूएसए में नहीं जाऊंगा क्योंकि यूएसए की स्टेट का पता ही नहीं आपको। इंडिया में जो स्टेट कौन सी होगी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। सपोज ये स्टेट साथ में आ रही है, अभी इंडिया कोई नेशन नहीं है, साथ में आ रही है और साथ में बोल रही है कि हम लोगों को इंडिया बोला जाएगा, हम लोगों को इंडिया बोला जाएगा और हम इस इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर होगा जहां स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी। जब ये साथ में स्टेट खुद चल के आ रही है उनको बोलते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उनको क्या बोलते हैं अपन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? यहां पर जो देखो स्टेट खुद चल के आए और बोले कि भैया हमें क्या करना है, एक नेशन को फॉर्म करना है और उस नेशन के अंदर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होगा जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप खुद चल के एक यूनाइटेड वे के अंदर आप आते हो तो आप खुद की पावर को क्या कम रखोगे, ज्यादा रखोगे? बराबर रखोगे। मैं मान के चलता हूं। कम क्यों रखोगे जब खुद चल के आ रहे हो आगे से? अरे मैडम आप किसी से मान लो सपोज करो आपको झगड़ा हो गया, गलती उस सामने वाले की थी, गाड़ी भिड़ गई आपकी, गलती सामने वाले की थी, गलती सामने वाला खुद चल के आ रहा है, मैं माफ कर दो, मैं माफ कर दो, तो आप तो चढ़ोगे ना उसके ऊपर, पावर तो आप दिखाओगे ना कि तूने भेड़ी है, तूने भेड़ी है। वही चीज है, जब साथ में सब मिलके आ रहे हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बना रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट तो खुद साथ चल के आ रही है ना, तो अपनी पावर को कम कैसे रख सकती है? वो तो अपनी पावर को दिखाएगी ना। कोई बात नहीं। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो साथ में चल के आती है, एक बिगर यूनिट बनाती है, बड़ी यूनिट बनाती है और इनकी इक्वल पावर होती है और इक्वली स्ट्रांग होती है। यानी कि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत पावरफुल होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पावरफुल होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास में कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। और इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दे वांट टू मेंटेन सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हर एक स्टेट का अपना खुद का क्या होना चाहिए बेटा, वहां पे सोवरेन अधिकार होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड नहीं कर सकता वहां पे। ऐसा किस में सर है? ऐसा यूएसए में है। यूएसए पता है कितनी स्टेट्स का बना हुआ है? 50 स्टेट्स का बना हुआ है। और यूएसए क्या है? देखो ये खावा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अपने आप में एक चीज बोल रहा है कि यहां पे स्टेट खुद 50 की 50 स्टेट आई, एक टेबल पे बैठी और बोला कि भैया हम लोग क्या करते हैं, एक नेशन फॉर्म करते हैं और इस नेशन का नाम रखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जहां पे स्टेट गवर्नमेंट खुद चल के आई थी और यूएसए बनाया था और वहां खुद चल के आई, कमिंग टुगेदर फेडरेशन हुआ। अब यूएसए में अगर आप जाते हो या फिर आपके कोई पहचान वाला रहता है तो आपको समझ में आएगा, वहां पे डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है। डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है। डुअल सिटीजनशिप मैं आपको समझाता हूं। अपने इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोग भारत के नागरिक हैं। कभी हम ये नहीं बोलते हम राजस्थान के नागरिक हैं, हम गुजरात के नागरिक हैं। जबकि यूएसए वाला बंदा जो होगा वो वहां पे बताएगा कि हम किस स्टेट के नागरिक हैं। वहां पे यूएसए के नागरिक अलग है और स्टेट का नागरिक अलग है, क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट साथ में चल के आई थी। वहां डुअल सिटीजनशिप मिलती है, अगर आप जिस स्टेट के नागरिक हो वो भी मिलेगा, साथ में आप यूएसए के अंदर रह रहे हो तो यूएसए के भी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अलग कंट्री होगी मैक्सिको बेटा। हाँ हाँ ठीक है।
अनदर कंट्री नहीं माना जाएगा, अनदर स्टेट माना जाएगा। यूनाइटेड वे के अंदर ये लोग एक नेशन बना चुके हैं, पर हाँ सिटीजनशिप उसकी वो रहेगी जो पहले वाली हमारी थी, वॉशिंगटन डीसी वाली। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स आई साथ में, एक एग्रीमेंट पे बैठी और इन्होंने एक नेशन को फॉर्म किया। और जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है। और मैं अभी आपको चल के लेके चलता हूं यूएसए के डायग्राम पे। ऐसा डायग्राम है उसका, ऊपर कनाडा है एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसको 49 पैरेलल बोलते हैं इस लाइन को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में वो ग्रेट लेक है, सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा लेक है, मतलब फ्रेश वाटर का लेक है। ठीक है, यूएसए के अंदर और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है। अब यहाँ पे बनाते हैं, ये 50 एरिया में टूटा हुआ है, ये 50 स्टेट है। क्या है बेटा? 50 स्टेट है इसमें। ठीक है, समझ में आया? यहीं पे अब इंडिया का मैप बनाते हैं, ऐसे कुछ है डायमंड शेप का। ठीक है ना, तो इंडिया का मैप बनाते हैं। इंडिया में कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है। ठीक है, और हर एक स्टेट्स भी बेटा आपको पता ही है, यहाँ पे 28 स्टेट्स टूटी हुई है ना, अलग अलग पार्टीशन है। ठीक है, 28 स्टेट्स का यहाँ हो गया या 50 का हो गया। अब आते हैं वोटिंग की बात करते हैं, अब समझाता हूं मैं आपको लॉजिक। क्योंकि यहां पे जब स्टेट्स आई यूएसए में तो सबने बोला कि हम इक्वल पावर है, हम किसी से कम नहीं है। तो बोला गया यूनाइटेड स्टेट्स को चलाने के लिए बेटा प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट है। तो प्रेसिडेंट कैसे चुनेंगे हम लोग, हम कैसे चुनेंगे? तो बोला गया हर स्टेट की दो सीट होगी। तो 50 स्टेट की दो सीट से मतलब कितनी सीट्स हो गई टोटल? यहां पे इररिस्पेक्टिव वो सीट कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, डेजर्ट में है क्या है, 2 सीट है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट है, मतलब स्टेट की सीट है। अब यूपी बिहार की सीट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। यूपी में 85 सीट्स है लोकसभा की, बिहार के अंदर 75 सीट्स है, राजस्थान में कितनी है? 25। जबकि राजस्थान एज कंपेयर टू यूपी बिहार एरिया वाइज बड़ा है, तो पॉपुलेशन कम है, इसलिए यहां 25 सीट है। और यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि हमारी 25 सीट क्यों भाई, उनकी ज्यादा है, नहीं बोल सकती। पर यहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हर स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर स्टेट का अपना खुद का सोवरेन राइट है, हर स्टेट के यहाँ पे इक्वल वैल्यू है। दो 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 हर सीट की, यहाँ पे हर स्टेट से 2 सीट्स आती है। तो प्रेसिडेंट को जीतने के लिए यहाँ पे 51 सीट्स चाहिए, यानी कि केवल यहाँ पर ऐसी कुछ स्टेट्स जो उसको फेवर कर दे, सीट्स जिता दे, तो वहां पे प्रेसिडेंट उस वाली पार्टी की बन जाएगा। समझ में आया लॉजिक आपको? तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होती है? स्टेट्स की इक्वल पावर होती है। अब मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं, है ये पूरा यूएसए, तो यूएसए का सिटीजनशिप मिलेगा आपको, वहां जाके तूने शादी कर ली किसी फॉरेनर से यूएसए से, तो ऑब्वियसली बात है आपको उसका सिटीजनशिप तो यूएसए का मिल गया। साथ में आप जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट का भी खुद का एक सिटीजनशिप होता है, तो उसका भी मिलता है आपको। इंडिया में नहीं मिलता कि राजस्थान का भी सिटीजनशिप मिल रहा है, इंडिया का भी मिल रहा है ना, इंडिया में नहीं है ऐसा, यूएसए में है, यूएसए में है। क्योंकि स्टेट अपने आप में वहां पे इंपॉर्टेंट है, और स्टेट खुद चल के आया था और बोला था कि खुद मैं एक नया फेडरलिज्म कंट्री बनाएंगे, जहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। और सेम लॉजिक है, पूरा देश के लिए डिफेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग कौन संभालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगा, और हर स्टेट जो है वो अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। ये लोग साथ में आए थे, स्टेट्स आई थी यहाँ पे। समझ में आया लॉजिक आपको? स्टेट्स आई थी, लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? द अथॉरिटी ऑफ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ, यहाँ पे अथॉरिटी जो होती है स्टेट की वो खुद को गवर्न करनी होती है, आइडेंटिटी को गवर्न करने की होती है, सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन खुद की होती है। स्टेट भी खुद की, भैया खुद की गवर्नमेंट है, खुद का स्टेट गवर्नमेंट है, खुद की पावर है, सब कुछ पावर इनके पास रहती है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो होते हैं सारे के सारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, सारे के सारे क्या है बेटा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ही आते हैं। भाई बताओ किस किस को समझ में आया कमिंग टुगेदर? आगे समझ में? मैडम नहीं आया आपको? थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे यही समझा रहा था कि जो स्टेट्स हैं वो खुद चल के आई हैं, और उन्होंने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, एक नेशन को फॉर्म करेंगे, और उस नेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा। वो वाली को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और दूसरा है बेटा होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा बेटा ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे इंडिया में है, पहले इंडिया फॉर्म हुई थी फिर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। समझ में आपको? यहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है,
स्टेट से, और लार्ज कंट्री जो होती है वो डिसाइड करती है कि हम अपनी पावर को क्या करेंगे बेटा, स्टेट्स के अंदर बांट देंगे। यानी जैसे इंडिया के पास जो पावर आई आफ्टर द ब्रिटिशर्स, जैसे ब्रिटिशर चले गए, हमारे इंडिया के पास जो पावर आई, इंडिया ने डिसाइड किया हाँ हम अपनी पावर को 14 स्टेट्स में बांटेंगे। यस, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे तब 14 स्टेट्स हुआ करती थी, आज बढ़ के वो 28 हो गई, वो कहानी अलग है। पर जब हमें ब्रिटिशर छोड़ के गए थे 14 स्टेट्स बनेगा। हम लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया उस वक्त कि भैया इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भलाई के लिए सबसे बेटर ये है कि हम 14 स्टेट्स कर दें। तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। ऑब्वियसली बात है, अब कोई एक दादाजी हैं अपने बच्चों में प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं भैया, बंटवारा कर रहे हैं, तो पावर किसकी दादाजी ज्यादा है, और स्टेट्स की क्या होगी, बच्चों की क्या होगी, पावर कम होगी। ठीक है, तो वहां पे ये चीज हो गई कि एक लार्ज कंट्री ने डिसाइड किया कि अपनी पावर को स्टेट्स में बांटना है, और यहां पर ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जाम्पल है। इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे इसके एग्जाम्पल है बेटा, जहां पे पहले एक नेशन बना, पहले एक नेशन बना, और नेशन के बाद में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसको बोलते हैं बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। समझ में आया? वहां पे क्या थी, ऑलरेडी स्टेट्स बनी हुई थी, वो साथ में आके नेशन बना रही थी। यहां क्या है, पहले देश बना, फिर हमारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टेट्स के अंदर। समझ में आ गया आप लोगों को? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सारे एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के लिए। इस कैटेगरी जो होती है हमारे पास में, देखा गया है हमारे पास में कि यहाँ हमें ज्यादातर कंट्री जो है इसी तरीके पैटर्न को मिलेगी। अपन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट जो होगी फेडरेशन की, उनके पास में अनइक्वल पावर्स होगी। हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, हर स्टेट की अपनी अनइक्वल पावर है। हमारी वैसे पावर जो है पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है ना, जहां जहां जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है वहां उसकी उतनी लोकसभा में पावर होती है। दे डिफरेंट सॉरी, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। हाँ, ये जरूर है कि कुछ यूनिट्स को हमने स्पेशल पावर दे रखी थी, या स्पेशल पावर होती है कुछ यूनिट्स के पास में। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास में थी, जम्मू एंड कश्मीर ऐसी स्टेट थी जो एट इज प्रोटेक्टेड बाय 391 आर्टिकल। 391 आर्टिकल जो था हमारे पास में, उसके द्वारा प्रोटेक्टेड थी वो, पर अब हट चुका है वो आर्टिकल। ठीक है ना, वहां हमने स्पेशल पावर दे रखी थी उस स्टेट को, उस स्टेट का खुद का झंडा हुआ करता था, उस स्टेट का, जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा हुआ करता था। उस स्टेट के अंदर कोई भी अदर स्टेट के लोग वहां प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते थे। अगर प्रॉपर्टी वहां सेल भी करनी है तो उसके ही लोगों को सेल करनी पड़ेगी। दीज वर सम राइट्स दैट वर गिवन टू दी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि स्पेशल केस था इंडिया में भी। तो हाँ, कुछ स्पेशल पावर्स हम दे सकते हैं कुछ यूनिट्स को, जैसे कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को दे रखी थी वाया आर्टिकल 391A, जो कि गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया अपन लोगों को? 391A। ठीक है, चलो सर, यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे पास में कि हमने अभी तक पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को देख लिया है। देयर आर टू पावर सिस्टम होते हैं, सॉरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम। पहला होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड सेकंड इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, दोनों को ढंग से पढ़ लिया, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? चलो आगे की कहानी अपन इस चैप्टर के अंदर वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, परंतु अभी अपन